राहुल गांधी जी किताब तो लेके आते हैं, लेकिन किताब में लिखा क्या ये पढ़ते नहीं है। कांग्रेस के जमाने में कितनी बार ऐसा यार हुई सर, वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर, मैं ये आपसे पूछना था। भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तभी तो सोनिया गांधी जी अब इसे आपके ध्यान में ही है कि वो बिना भारतीय नागरिक बने हुए वोटर लिस्ट में आ गई थी, तो बाद में नाम हटाना पड़ा और करना पड़ा। सबको पता ही है। नहीं विषय विपक्ष की स्थिति पर गालिब का शेर याद आ गया। आपकी अनुमति हो तो उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आए नहीं पूछते रहे। मेहनत तो बहुत की लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ सर। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का बेस है, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने एक वक्तव्य दिया हमारे संविधान सभा में। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन इन पॉलिटिक्स, वी विल हैव ए इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ we will have a inequality. In politics, we will be or recognizing the principle. यही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। एसआईआर का भी यही आधार है। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. यही प्रिंसिपल है एसआईआर का भी, यही प्रिंसिपल है चुनाव का भी। एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए एसआईआर में जो अपात्र वोट है, जो बाबा साहब के अनुसार अपात्र वोट है, वो नहीं रहने चाहिए मतदाता सूची में, और पात्र लोग हैं वो छूटने नहीं चाहिए। यही बाबा साहब कह के गए हैं। अब क्या है कि राहुल गांधी जी किताब तो लेके आते हैं, लेकिन किताब में लिखा क्या ये पढ़ते नहीं है, ये समस्या है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है? हाँ ये बाबा मैं बताता हूं आपकी बात भी, मैं मनीष जी आपकी बात भी बताऊंगा। बाबा साहब ने भारत में चुनाव भागीदारी हेतु वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, सभी के वोटों का मूल्य बराबर रखा गया। इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नामांकन से और वोट देने के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में कितनी बार एसआईआर हुई सर, वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर, मैं ये आपसे पूछना था। आर्टिकल 326 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं है, उसे वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 16, जिस रूल्स की मनीष तिवारी जी बात कर रहे थे, सेक्शन 16, 19 और आरपी एक्ट 1950 नामांकन के लिए निम्नलिखित मूल पात्रता शर्तें निर्धारित करते हैं। ये क्या शर्तें हैं साहब, ये सुनो। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तभी तो सोनिया गांधी जी अब इसे आपके ध्यान में ही है कि वो बिना भारतीय नागरिक बने हुए वोटर लिस्ट में आ गई थी, तो बाद में नाम हटाना पड़ा और करना पड़ा। सबको पता ही है। नहीं विषय नहीं, आपको तो अनुराग जी पता ही है, सबको पता है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, सेक्शन 16। क्वालिफाइंग डेट पर आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए, ये सेक्शन 19। इसके अनुरूप ईसीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि केवल योग्य नागरिकों को ही इलेक्टरल रोल में इंक्लूजन किया जाए। क्या गलत है साहब? अध्यक्ष जी, मुझे विपक्ष की स्थिति पर गालिब का शेर याद आ गया। आपकी अनुमति हो तो सर आगे बढ़िए सर। गालिब को पूछा कि मैं काम तो बहुत करता हूं, कोई आया गालिब को पूछने के लिए?
लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तो गालिब उनको जवाब देते हैं जो यहां अभी बोल के गए, उन पर फिट बैठता है। उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आई नहीं पूछते रहे। मेहनत तो बहुत की है, लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ सर, चेहरा साफ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और इनके नेता आज हमारे ऊपर चुनाव सुधारों को लेकर आरोप लगाते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस और इनकी परिवारवादी सोच शुरू से ही इतनी हावी रही है कि देश की आजादी के बाद ये वोट चोरी के काले कारनामों से बात नहीं आए। वोट चोरी का झूठी अफवाह फैलाने वाले विपक्ष के दोगलेपन का पर्दाफाश करते हुए वोट चोरी के कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव हुआ सर। नहीं सर, ये मैं वोट चोरी की बात कर रहा हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव, पहला चुनाव लड़ा बॉम्बे उत्तर से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में मात्र बाबा साहब 14,561 वोटों से हारे। बाबा साहब मात्र 14,561 वोटों से हारे। लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते 74,333 वोटों को खारिज करवा दिया। यही वोट चोरी है, यही वोट चोरी है। बाबा साहब ने आगे और सुनिए सभापति जी, 74,333 ये कम वोट नहीं होते। ये जब वोट खारिज हुए तो बाबा साहब ने एक याचिका दायर की चुनाव आयोग में। जैसे ये कह रहे हैं चुनाव आयोग को हम क्या कर रहे हैं, उस समय क्या कर रही थी कांग्रेस, ये देख लो। ये 21 अप्रैल में डेट लाया हूं, 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पन्नों की एक याचिका तैयार की। खुद एडवोकेट थे। और सोचिए, जिन्होंने संविधान बनाया उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और एक परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। आगे तो कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का सुनना नहीं है। अध्यक्ष जी मेरी सुनो जनाब, इन्होंने चुनाव आयोग का सुनना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो लेकर आते हैं, संविधान में लिखा क्या है इसको पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के आते भी नहीं। दूसरा उदाहरण सुन लिए, 1971 में आम चुनाव जिसका जिक्र कईयों ने किया, रायबरेली। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा जी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप, तो पहले इसमें भी संविधान, इसमें कोर्ट में भी है, साबित भी हुआ। और इलेक्ट्रोल मेल प्रैक्टिसेस की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना करती है ये रायबरेली का चुनाव। ये याद ही नहीं आ रहा इनको, जो आज भी भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुझे एक कहानी, मैं राजस्थान का आदमी हूं, मुझे कभी कभी लगता है हमारे यहां तो कहावत है, आपके यहां है कि नहीं है, कि उल्टा चोर कोतवाल को डंक।